हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते ही हो, वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पाठ है, बहुत सरल और साधारण सा है। मुझे काफ़ी आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत से जो लोग हैं ना, जो अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि कोई बंगाल से है, कोई हमारे दक्षिणी भारत से आता है, तो उनके बारे में जब किसी विषय के अंदर बात होती है तो शायद कभी कभार गर्व महसूस होता है या फिर कभी कभार मज़ा भी आता है कि हमारे उस पर बात हो रही। तो आज मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरी संस्कृति के बारे में बात होने वाली है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत से बच्चे जानते हैं कि मैं बंगाली हूँ, तो इसके अंदर थोड़े बहुत ऐसे विषय हैं जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हैं। तो मैं छोटी मोटी चीज़ें अपनी भी आपसे बताऊँगी अपने बारे में। तो विषय हमारे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, परिचय। मैं आपको छोटा सा परिचय दूंगी इस पाठ का कि ये पाठ किस चीज़ पर आधारित है। उसके बाद चेर और मलयालम भाषा का विकास। दोस्तों, इस पाठ के अंदर भाषा और संस्कृति, इन सब के बारे में बहुत बात हुई है। ठीक है, और उसके बाद शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, कुछ रहस्यमय बातें भी करेंगे भाई इस विषय, ये जब विषय आएगा तब बातें करेंगे जगन्नाथ मंदिर के बारे में और उसकी प्रथा के बारे में। फिर आएगा राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। देखिए, ये पार्ट एक ही जैसे हमने पढ़ा था ना, शायद पार्ट 4 पढ़ा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य के बारे में ही बातें थी या राजपूत के बारे में जो उससे जुड़े हुए थे। इस पार्ट के अंदर सारे के सारे विषय अलग हैं, अनोखे हैं। इन्हें शायद याद करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन हम इसे इतने सरल तौर पे समझेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, 100%। तो राजपूतों की शूरवीरता के बारे में भी जानेंगे, जो लोग राजपूत हैं उनके बारे में भी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना राजपूत और ये सब बताते रहना कौन कौन है। कुछ अलग अलग रहस्य में कुछ आपको बातें पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। ठीक है, तो क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अरे वाह, कथक कौन कौन सीखता है भाई? मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां कथक सीखती होंगी, लड़के भी सीखते होंगे, ऐसे बहुत हैं। अलग से विद्यालय के बाहर भी बहुत से बच्चे हैं जो तैरना सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, कथक सीखते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा है। लघु चित्र दोस्तों क्या होता है? लघु यानी छोटे। ठीक है, छोटे चित्र, इसको अंग्रेजी में मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है क्योंकि मैं खुद एक चित्रकला की कक्षा में बैठने वाली एक छात्रा रह चुकी हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है यार, मुझे मेरे पेंटिंग की जब परीक्षा थी तब रिजल्ट में मुझे 98 मिले थे 100 में से। पता नहीं कैसे मिल गए, पर उन्हें मेरी पेंटिंग शायद बहुत पसंद आ गई थी। कम से कम 70 पेंटिंग्स बना के देनी होती है और अलग से लिखना होता है, थ्योरी कहते हैं उसे, थ्योरी लिखना होता है। मुझे पता है आपको 11th 12th में जाके आराम से ये आप जो लोगे, जो आर्ट्स लोगे, तो आर्ट्स में भैया आएगा ही आएगा। बंगाल नजदीक से एक नजर, तो बंगाल की तरफ भी भाई हम जाएंगे आज। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, मैंने बोला ना, इसमें भाषा संस्कृति के बारे में सबसे ज्यादा है। और फिर पीर और मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। मछली भोजन के रूप में। मछली, आप कोई कमेंट बॉक्स में मत लिखना मैम आप मच्छी चावल खाने वाली हो ना, तो भाई बंगालियों का बहुत सारा खाना होता है। जो मेरे बंगाली प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बाकी बच्चों को जरूर बता देंगे कि और भी खाने होते हैं भाई बंगालियों के। तो परिचय लेते हैं एक छोटा सा इस पाठ का, बाकी चीजें छोड़ के। लोगों का वर्णन करने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का संदर्भ में है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आपको जानना हो, ठीक है, कि किस क्षेत्र से है, मतलब हम ना एक अनुमान लगा लेते हैं। जैसे उसकी भाषा सुनते हैं ना, हम अनुमान लगा लेते हैं किस क्षेत्र से आया है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण देके समझाती। एक बार मैं मेट्रो में थी, तो एक 2 महिलाएं बात कर रही थी, कुछ अपनी बातें कर रही थी, और फिर वो अल्ले पल्ले ऐसे करके कुछ बोल रही थी, दक्षिणी भाषा कुछ बोल रही थी, या तो तेलुगु होगी या मलयालम होगी, पता नहीं मुझे इतना। तो जब वो बोल रही थी, मुझे मेरे सर के ऊपर से जा रहा था वो किस भाषा क्या बोल रही है, लेकिन हाँ अनुमान लगा लिया था कि वो दक्षिणी भारत में से कहीं से आती हैं।
ठीक है, हम यही सोचते हैं ना, जब जब किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां देखते हैं सोचते हैं वो राजस्थान से होगा, जब कोई पगड़ी पहनता है सोचते हैं राजस्थान से होगा, कोई हैदराबादी, वो हैदराबाद में रहने वाले जो नवाबी टोपी पहनता है शायद वो हैदराबाद से होगा, नवाबों के खानदान से होगा। तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा ना एक आ जाता है दिमाग में कि हाँ यार ये इसका पहनावा ऐसे है, कुछ इस तरीके से बात कर रहा है, तो ये उस भारत के उस क्षेत्र से होगा। अब मेरे एक खुद के अध्यापक थे, ठीक है, बहुत अच्छे अध्यापक है, मेरी अभी भी उनसे बात होती है। तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, और वो ना जब वो पेट्रोल भरवाते थे अपनी गाड़ी में, मैं उनकी गाड़ी में स्कूल आना जाना करती थी, जब वो पेट्रोल भरवाते थे तो वो ऐसे कहते थे हमको ये नहीं चाहिए, ये डाल दो। तो व्यक्ति को, सामने वाले को लग जाता था अच्छा आप बंगाली है क्या, तो वो कहते थे हाँ मैं बंगाली। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि आपकी हिंदी साफ नहीं है। तो बहुत सारे बंगाली होते हैं जिनकी हिंदी साफ नहीं होती है इतनी, ठीक है। हमें एक तरीके से पता चल जाता है, जैसे हम कुछ पंजाबी झलक देखते हैं, देखिए पंजाबियों को मतलब देखना ही पता चल जाता है वो पंजाबी है, पग वग पहन के रखते हैं, सुंदर सुंदर कुड़ियां जो होती हैं बड़ी सुंदर कपड़े पहनती है, सलवार कमीज, वो पता चल ही जाता है कि पंजाबी है ना। तो हम कैसे तैसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ हमें स्रोत मिल जाते हैं जिससे हमें सामने वाले की भाषा और उसका संस्कृति पता चल जाता है। दोस्तों, हम किसी व्यक्ति को उसकी भाषा, क्षेत्र, भोजन, कपड़े, कविता, नृत्य, संगीत और पेंटिंग से समझते हैं। बिल्कुल सच बात है, हम किसी व्यक्ति को ऐसे ही समझते हैं। अगर आप किसी दोस्त के यहाँ पे जाते हैं और वो आपको देती है खीर सांगड़ी और मिर्ची का अचार, तीखा तीखा पुलाव ऐसे करके देती है, तो मतलब वो राजस्थान से थोड़ा बहुत प्रवृत्ति से आती है। और समझ लीजिए आप किसी बंगाली के घर में गए तो आपको मिलेगा फिश, जो माछ होता है, मछली कहते हैं, मछली मिलेगा आपको, चावल मिलेगा। देखिए मछली हमारे हर चीज में रहती है, हमारे हर अनुष्ठान में रहती है, तो मछली एक है हमारा कभी हृदय का एकदम पास का हिस्सा है, तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो बाकी आपको बहुत सारी अलग अलग सब्जियां भाजी हुई मिलेंगी और दाल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा बंगालियों का खाना ऐसा होता है। तो पहनावा, कविताएं, संगीत, नृत्य, सबके यहाँ पे देखते ही हम लोग पता कर लेते हैं कि वो व्यक्ति भारत के किस कोने से आ रहा है। जैसे आप जानते हैं भारत किस वजह से इतना ज्यादा अनोखा है। वो अनोखा इसीलिए क्योंकि इसमें इतने सारे धर्म पनपते हैं, इतने सारे मजहब हमें देखने मिलते हैं, लोगों का आचार विचार हर जगह अलग अलग है। यही चीज हमें बहुत ज्यादा परे बनाती है बाकी दुनिया से, ठीक है। अगर आपको भारत के अंदर थोड़ा तीखा खाना किसी क्षेत्र से मिल रहा है तो थोड़ा मीठा भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा कड़वा खाना मिल रहा है तो थोड़ा भाई चटपटा भी मिल रहा है, खट्टा मीठा खाना भी मिलता है ना। तो भाषाओं की बात करें तो इतनी सारी भाषाएं, 2000 से ज्यादा ऊपर भाषाएं हैं, मातृभाषा इतनी सारी है, हिंदी संस्कृति हर जगह मशहूर हो रही है भाई, हमारे पूरे भारत और ब्रह्मांड हर जगह मशहूर हो रही है। संस्कृत से कितनी सारी भाषा बनी है, ये अंग्रेजी और ब्रिटिश भाषा, सब संस्कृत से बहुत भाषा, मतलब बहुत से शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, इसलिए कहा जाता है संस्कृत सबकी माँ है और वो भारत में जन्मी है, ठीक है। तो जैसे ले लीजिए तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, कुछ इस तरीके का पहनावा होगा तो हम अनुमान लगा देते हैं कि वो बंगाल से है ना। तो यही है भाई भाषा का जंजाल। हमें हमारी आंखें, भारत में रहने वाले लोगों की आंखें पता कर लेती है, बाकी बाहर के लोगों को नहीं पता रहता। वो ये बढ़िया तकनीक उनके पास नहीं होती है देखते ही पता लगा लेने वाली, वो भारतीय लोगों के पास ही रहती है। तो जब कोई व्यक्ति तमिल या उड़िया में बात करता है, ठीक है, जब कोई तमिल या उड़िया भाषा इस्तेमाल कर रहा होता है तो हम उन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं कि वह तमिलनाडु या उड़ीसा से है। अब मुझे बहुत लोग कहते हैं मैम आप बंगाली हो, आप बंगाली में बात करें तो आप बंगाल तो गए होगे पक्का, कोलकाता के तो गए होगे। मैं बोलती हूँ मैं कभी कोलकाता नहीं गई, कभी नहीं गई, मैं तो लखनऊ में पैदा हुई हूँ, मैं कहाँ से कोलकाता चली जाऊँ। लेकिन हाँ सपना बहुत है कोलकाता जाने का। और बहुत से लोग रहते हैं हमारे, होते नहीं मासू कह रही हूँ, मासी, मामी, ऐसे करके बहुत से रिश्तेदार कोलकाता में रहते हैं, लेकिन हम कभी नहीं गए हैं वहाँ पे, ठीक है भाई, दिल्ली वासी होकर रह गए हैं। तो हम लोग ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि उड़ीसा से होगा, अगर उड़िया बोल रहा है तो पंजाबी होगा तो पंजाब से जरूर होगा, उसकी जड़ें वहां जरूर होंगी। इन क्षेत्रों की संस्कृति आज अक्सर स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों की जटिल प्रक्रिया का उत्पादन होती है। अभी इतनी सारी भाषाएं ऐसे ही थोड़ी ना बन गई है, इनको एक सक्रिय, मतलब आप कह सकते हैं एक अलग अलग
उस प्रोसेस से होकर निकली है, यानी कि एक अलग परंपरा से होकर निकली हैं। इनको पहले किसी ने इनको इजाद किया, फिर इनमें काफी सारे बदलाव हुए, फिर लोग इनको अलग भाषा में बोलने लग गए, कोई कैसे बोलने लग गया। ये जो भाषा बनी है ना, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में, ये ऐसी नहीं बन गई। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कड़ी, बहुत वक्त से चली आ रही है भाषा। उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं भाषा के अंदर, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र अपनी परंपरा को कभी नहीं बदलते हैं। कुछ कुछ क्षेत्र में जो भाषा इस्तेमाल होती है, जो संस्कृति इस्तेमाल होती है, वो कभी नहीं बदलती। अगर वहां पे कांसे की थाली में खाना खाया जाता है तो आज भी कांसे की थाली में ही खाया जाता है, क्रॉकरी या बड़े बड़े कांच के बर्तनों में नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आप अभी दिल्ली में देख ले, यूपी में देख ले, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोग अब थोड़ा सा आधुनिक चीजें इस्तेमाल करने लग गए हैं। बड़े बड़े टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर और सुंदर सुंदर कपड़े, जीन पैंट वगैरह वगैरह, तो वह ये सब इस्तेमाल होने लग गए। लेकिन अगर आप ठेठ जगहों पे जाए, ठेठ यानी कि जो संस्कृति को अपने पकड़ के बैठे हुए हैं, नाम लेने पे आप किसका नाम लूं, बहुत सारे लोग आधुनिकता की ओर बढ़ गए हैं। अब देखा जाए तो अगर आप आदिवासियों का नाम लो, तो आदिवासियों के पास ना फोन है, ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं है। वो अपनी संस्कृति की जड़ें पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो जैसा पहनावा वो 500 साल पहले करते थे, वो आज भी वैसा पहनावा ही करते हैं, ठीक है। आज भी मैं राजस्थान अगर आप थोड़ा चले जाए, तो आज भी वहाँ के लोग खूबसूरत मोजरियां पहनना बहुत पसंद करते हैं, ना कि बड़े बड़े वो नोकीले बड़े बड़े बूट और जूते। तो भाई यही है कि बहुत से लोगों ने अपनी संस्कृति या परंपरा को कभी नहीं बदला। कुछ ने दूसरों से प्रेरणा ली, ठीक है, कुछ ने दूसरों से प्रेरणा ले ली। जैसे कि अगर यूपी में कचरे के डब्बे लगाए जा रहे हैं बहुत सारे लाइन से, उन्हें हरा कर रखा है, तो दिल्ली ने भी थोड़ा सा ऐसे देखा, अच्छा ये ऐसे करके कराए तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रेरणा ली, ठीक है। कुछ नए क्षेत्र बनाते हैं और कुछ पुरानी परंपराओं से विचार प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ही होता है, कोई कोई अपनी भाषा नए बना लेते हैं, कोई कोई पुरानी भाषा कोई ले लेते हैं, कोई पुरानी भाषा को अपने तरीके से थोड़ा बदल के उसको एक नया भाषा बना देते हैं। ऐसे करके होता है, भाषा बदलती रहती है, या तो पुरानी भाषाएं चलती रहती हैं, या भाषाओं में बदलाव होता रहता है ना। तो पहले की भाई हिंदी और अवधी अलग ही भाषा चलती थी। पहले की हिंदी काफी ठेठ होती, लेकिन आज के वक्त पे हिंदी भाषा में बुरा मत मानना, लेकिन बड़े अजीब से शब्द इस्तेमाल करते हैं आज की हिंदी भाषा में, कि ये क्या टट्टी है, तो पागल है क्या, ये तो भाषा है। और पहले की वैसे होती थी, आप ऐसे बात ना करें, आप इस तरीके से खाना ना खाएं। और अभी होता है, कैसे खाना खा रहा है तू, पागल है, मार दूंगा चपेट तो इस तरीके से कुछ चलता है भाई, बुरा मत पाना। पर हाँ, मेरे घर में ऐसे होता है। पहले के वक्त पे मतलब मम्मी बताती है कि तुम किस तरीके से बात करते हो, ये कोई बात करने का तरीका होता है क्या है, टट्टी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, ऐसे कोई बात करता है? तो भाई हमें काफी सुनना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए कई भाषाओं ने संस्कृत से प्रेरणा ली, जैसे जानते हैं बहुत सी भाषाएं हैं, संस्कृत सबकी माँ है हम बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा बहुत से उससे निकली हैं, बहुत सी संतानें उससे निकली हैं आप कह सकते हैं। तो मलयालम, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, कश्मीर, उड़िया, हिंदी, ये कुछ भाषाएं हैं जो संस्कृत से निकली हैं। ये तो मैंने आदि बताई हैं, ऐसे बहुत सी भाषाएं हैं जो संस्कृत से पनपी हैं। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया ना, प्रेरणा लेती हैं कुछ भाषाएं किसी से जन्म लेती हैं, कुछ भाषाएं खुद में ही बन जाती हैं, ऐसे मैंने आपको बताया ना। तो संस्कृत से प्रेरणा लिया, फिर संस्कृत से नई भाषाएं निकली। तो ऐसे ही होता है, भाषा का अपने आप भी जन्म हो जाता है, भाषा किसी से प्रेरणा भी लेती है, पता नहीं चलता यार। भाषा का जंजाल बड़ा जटिल जंजाल है। तो संस्कृत आप जानते ही हैं, युगों से संस्कृत चलती आ रही है, ब्राह्मणों की इस्तेमाल करी हुई ये भाषा है, और आज भी संस्कृत का काफी महत्व है। अगर आप संस्कृत में आगे जाके कोई डिग्री लेते हैं तो वह बहुत महत्व होगा उसका। मेरी एक अध्यापिका थी, वो संस्कृत में उन्होंने मास्टर कर रखी है, तो भाई उनको काफी ज्यादा बहुत अच्छे उनको काम करने के ऑफर आ रहे थे बाहर के देशों से। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने भारत में ही बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इनको काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा भाषा का जंजाल, संस्कृतियों के बारे में एक छोटा सा मैंने लिया आपका परिचय। तो चेर और मलयालम भाषा का विकास, देखिए फिर से एक और भाषा के बारे में हम दूसरे विषय में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं ना दोस्तों, ये आपको evidyarthi.in में मिल जाएंगे।
आराम से आप इनको पढ़ लीजिए और आपका एक विषय हो जाएगा आराम से 5 मिनट में। ठीक है, तो वही अपना ध्यान रखिएगा। दूसरी वीडियो में आपसे जल्दी से मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय बाय।